पूर्वोत्तर डायरी। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, ये भारत के 8 राज्यों का वो समागम है जिसे हम पूर्वोत्तर क्षेत्र के रूप में जानते हैं। ये राज्य अपनी समृद्ध संस्कृति, विविधता और अनूठी कलाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। इन राज्यों में बसी संस्कृति और कला की भव्यता वास्तव में एक गुलदस्ते की तरह है, जहां ये राज्य अपनी विशेषताओं के रंगों और सुगंध के साथ मिलकर भारत की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध बनाते हैं। हमारा कार्यक्रम पूर्वोत्तर डायरी भी इसी उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का मकसद है कि हम आपको इन राज्यों की सांस्कृतिक धरोहर, कला और उनके विकास से अवगत कराएं। हम हर रविवार आपसे मिलते हैं और हम हर रविवार आपको इस अद्भुत क्षेत्र की सैर कराते हैं और इन राज्यों के बारे में आपके साथ कुछ साझा करते हैं। आज के अंक में एक बार फिर आपके साथ मैं हूं कमल प्रजापति। आज भी बहुत कुछ विशेष लेकर हम आपके बीच आए हैं। पूर्वोत्तर डायरी। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में हम बात करेंगे पूर्वोत्तर भारत की एक अद्भुत धरोहर के बारे में। दरअसल बीते दिनों पूर्वोत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, जो यूनेस्को द्वारा जारी की जाती है, उसकी अस्थायी यानी टेंटेटिव सूची में शामिल किया गया है। इसमें 2 स्थल महत्वपूर्ण हैं। एक तो नागालैंड में नागा हिल्स और मेघालय में खासी हिल्स, जहां पर बहुत सी गुफाएं पाई जाती हैं। नागालैंड का नागा हिल्स इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ की घाटियां और पहाड़ियां भूगर्भीय दृष्टि से और प्राकृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। दूसरी ओर मेघालय की खासी हिल्स की गुफाएं भूगर्भीय और ऐतिहासिक दृष्टि से अपना एक बहुत महत्व रखती हैं। तो हम आपको 2 विशेष रिपोर्ट्स सुनवाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सुनते हैं हम नागा हिल्स के बारे में कि किस तरह से नागा हिल्स का एक बहुत बड़ा भूगर्भीय और प्राकृतिक महत्व है और किस तरह से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट की टेंटेटिव सूची में शामिल होना एक बहुत बड़ा ये गौरव का क्षण है। तो आइए ये खास रिपोर्ट सुनते हैं। नागालैंड का किफिरे जिला आज पूरे देश के लिए गर्व का विषय बना है। यहाँ का प्रसिद्ध नागा हिल ऑफियोलाइट अब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की अस्थायी सूची में शामिल हो गया है। इसे प्राकृतिक धरोहर की श्रेणी में रखा गया है। भारत ने 27 अगस्त को 7 नए स्थलों के नाम यूनेस्को को भेजे थे, जिनमें नागालैंड का ओफियोलाइट हिल, महाराष्ट्र के पंचगनी और महाबलेश्वर के डेक्कन ट्रैप्स, कर्नाटक के उडुपी में सेंट मैरी आइलैंड्स, मेघालय की खासी हिल्स की गुफाएं, आंध्र प्रदेश के एर्रमट्टी डिब्बालू और तिरुमला की पहाड़ियां और केरल का वर्कला शामिल हैं। अब भारत के कुल 69 स्थल इस अस्थायी सूची में हैं। इनमें 49 सांस्कृतिक, 3 मिश्रित और 17 प्राकृतिक धरोहरें शामिल हैं। नागा हिल ऑफियोलाइट किफिरे जिले के पंगरोक क्षेत्र के पास स्थित है। इसे भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पहले ही राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक घोषित कर दिया था। ये क्षेत्र भारत और म्यांमार की टेक्टोनिक सीमा पर स्थित है। पृथ्वी की परतें कैसे बनी, महाद्वीप कैसे आपस में टकराए और पर्वत कैसे बने, इन सब को समझने के लिए ये स्थल दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गिना जाता है। यहाँ की चट्टानें करोड़ों वर्ष पुरानी हैं और पृथ्वी की गहराई की झलक दिखाती हैं। लेकिन नागा हिल ऑफियोलाइट केवल विज्ञान के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। इसका प्राकृतिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत बड़ा है। ये क्षेत्र फाकिम वन्यजीव अभयारण्य और कई सामुदायिक संरक्षित क्षेत्रों के साथ जुड़ा हुआ है। इसे दुनिया के 18 सबसे बड़े जैव विविधता वाले क्षेत्रों में गिना जाता है। यहाँ दुर्लभ और संकटग्रस्त पक्षी जैसे रूफस, नेक्ड हॉर्नबिल और ब्लाइट्स ट्रैगोफैन पाए जाते हैं। ये इलाका नागा समाज की पुरानी मौखिक परंपराओं, लोक कथाओं और प्रकृति से जुड़े सामुदायिक संरक्षण के तरीकों को भी संभाले हुए है। भारत ने नागा हिल ऑफियोलाइट की तुलना दुनिया के कुछ मशहूर स्थलों से की है। इनमें ऑस्ट्रेलिया का मैक्वेरी द्वीप शामिल है,
जहां समुद्र की सतह से ऊपर महासागरीय परत और मेंटल की चट्टानें दिखाई देती हैं। इस तरह कैमरून का दजा फौना रिजर्व भी एक उदाहरण है, जहां भूवैज्ञानिक संरचना से ही वहां की जैव विविधता आकार लेती है। नागा हिल भी अपनी खनिज समृद्ध भूमि से अनोखे पारिस्थितिक तंत्र को जन्म देता है। भूगोल की दृष्टि से नागा हिल्स समुद्र तल से लगभग 3000 मीटर तक की ऊंचाई पर फैले हैं। ये पहाड़ियां नागालैंड के दक्षिणी और पूर्वी हिस्से में म्यांमार की सीमा से लगती हैं। घने जंगलों, तीखी ढलानों और गहरी घाटियों से भरे इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता किसी को भी आकर्षित कर सकती है। यहाँ अनेक छोटी नदियाँ और झरने बहते हैं, जो इसे जल संपदा से समृद्ध बनाते हैं। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज समिति की ओर से नागा हिल ओफियोलाइट को मान्यता मिलने के बाद ये नागालैंड से विश्व धरोहर सूची में दर्ज होने वाला पहला स्थल होगा। इससे न केवल नागालैंड बल्कि पूरे उत्तर पूर्व भारत की पहचान और महत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बढ़ेगा। कोहिमा से असुनुओं की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं सरफिरोजी। नागा हिल्स की इस रोचक यात्रा के बाद अब हम आपको लिए चलते हैं मेघालय की कंदराओं में। तो मेघालय की खासी हिल्स की गुफाएं ऐतिहासिक और भूगर्भीय महत्व रखती हैं। तो आइए जानते हैं कि इन खासी हिल्स की गुफाओं का क्या महत्व है और किस तरह से ये भारत की एक अद्भुत ऐतिहासिक धरोहर है। पूर्वोत्तर भारत का राज्य मेघालय अपनी पहाड़ियों, झरनों और घने जंगलों के लिए तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन इसके भीतर एक और अद्भुत संसार छिपा है, गुफाओं का संसार। इन गुफाओं को मेघालयन एज केव्स के नाम से जाना जाता है। ये गुफाएं न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में भूगर्भीय और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। मेघालय का शिलोंग पठार चूना पत्थर से समृद्ध है। इसी कारण यहाँ पर बड़ी संख्या में गुफाएं बनी हुई हैं। अब तक कम से कम 12 गुफाएं यहाँ चिन्हित की गई हैं, लेकिन इनमें से 4 गुफाएं मावलूह गुफा, अरवाह गुफा, मावसमाई गुफा और क्रीमपुरी गुफा विशेष महत्व रखती है। ये चारों गुफाएं पूर्वी खासी हिल्स क्षेत्र में स्थित हैं और अपने आकार, भूगर्भीय विशेषताओं और पहुँच की सुविधा के कारण चयनित की गई हैं। मावलूह गुफा का नाम सबसे प्रमुख रूप से लिया जाता है क्योंकि यहाँ पर पाई गई स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट संरचनाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल बाउंड्री स्टेरोटाइप सेक्शन एंड पॉइंट यानी GSSP के रूप में मान्यता दी गई है। यही वो स्थान है जिसने पूरी दुनिया में मेघालयन एज नामक कालखंड को परिभाषित किया। ये कालखंड लगभग 4200 वर्ष पहले के उस समय को दर्शाता है जब एक भयंकर सूखा पड़ा और कई सभ्यताएं धराशाही हो गयी। वैज्ञानिकों ने मावलूह गुफा से प्राप्त नमूनों का अध्ययन कर ये प्रमाणित किया कि उस समय का जलवायु परिवर्तन किस प्रकार हुआ। यही कारण है कि मावलूह गुफा को अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भीय समुदाय ने अत्यंत महत्वपूर्ण धरोहर माना है। इन गुफाओं का आकर्षण केवल भूगर्भीय दृष्टि से नहीं है, बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य भी यहाँ कदम कदम पर चकित करता है। गुफाओं के भीतर बनी झूमर जैसी चट्टानी आकृतियाँ, लटकती हुई चट्टानों की नोकदार संरचनाएं, नीचे से ऊपर की ओर उगती चट्टानी शलाखाएं, जलकुंड और भूमिगत नदियाँ, ये सब मिलकर इन गुफाओं को किसी रहस्यमय लोक जैसा बना देती हैं। क्रीमपुरी गुफा तो विश्व की सबसे लंबी बलुआ पत्थर की गुफा मानी जाती है। इसकी लंबाई लगभग 24.5 किलोमीटर है और ये लगभग 13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। ये गुफा मावसिनराम क्षेत्र में है, जिसे धरती का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कहा जाता है। क्रीमपुरी का ढांचा भूल भुलैया जैसा है। इसमें सैकड़ों छोटे बड़े रास्ते हैं जो आपस में मिलकर एक विशाल जाल का रूप बना देते हैं। ये विशेषता इसे और भी अद्वितीय बनाती है। मावसमाई और अरवाह गुफाएं भी अपनी सुंदर संरचनाओं और सरल पहुंच के कारण प्रसिद्ध हैं। अरवाह गुफा तो अब तेजी से पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रही है। यहाँ आने वाले पर्यटक न केवल प्राकृतिक चमत्कार देखते हैं, बल्कि इतिहास और भूगर्भ की गहराइयों को भी महसूस कर पाते हैं।
वैज्ञानिक दृष्टि से इन गुफाओं का महत्व और भी अधिक है। यहाँ पर जो चट्टानी संरचनाएं पाई जाती हैं, वे हजारों वर्षों से धीरे धीरे बनी हैं। इन पर वर्षा का असर, मिट्टी और खनिजों का मेल और समय का प्रभाव सब दर्ज है। यही कारण है कि वैज्ञानिक यहाँ से अतीत के जलवायु और मॉनसून के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इन गुफाओं से मिली जानकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोस्ट्रैटिग्राफिक चार्ट को भी बदल दिया और मेघालयन एज को उसमें शामिल किया गया। इन गुफाओं का पारिस्थितिकी तंत्र भी खास है। यहाँ कई दुर्लभ मछलियों और कीट पतंगों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो कहीं और नहीं मिलती। शिस्टूरा और नियोली सोचिलस जैसी मछलियों की किस्में यहीं की गुफाओं में खोजी गई हैं। कीट पतंगों में भी कई अनोखी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो भूमिगत वातावरण में ही जीवित रह सकती हैं। इन सब को संरक्षित करना आवश्यक है, क्योंकि इनकी आबादी सीमित है और ये पर्यावरणीय बदलावों के प्रति संवेदनशील हैं। सुरक्षा की दृष्टि से इन गुफाओं पर ध्यान देना आवश्यक है। चूना पत्थर की खदानों का दबाव, पर्यटन का बढ़ता बोझ और प्राकृतिक नाजुकता इन गुफाओं को खतरे में डाल सकते हैं। यही कारण है कि भारत सरकार ने मावलूह और अरवाह गुफाओं को राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक धरोहर स्थल घोषित किया है। इसके अलावा जियो हेरिटेज बिल पर भी विचार चल रहा है, जिससे भविष्य में इन गुफाओं की सुरक्षा और मजबूत होगी। दुनिया के अन्य देशों में भी गुफाएं हैं, जैसे स्लोवेनिया की स्कॉटलैंड गुफाएं या अमेरिका की कार्लसबैड गुफाएं। लेकिन मेघालयन एज की गुफाएं उनसे अलग हैं। यहाँ की विशेषता ये है कि इन गुफाओं ने मानव इतिहास और जलवायु परिवर्तन की सटीक गवाही दर्ज की है। यही उन्हें वैश्विक महत्व प्रदान करता है। मेघालय की इन गुफाओं को केवल प्राकृतिक धरोहर नहीं, बल्कि एक जीवित प्रयोगशाला कहा जा सकता है, जहां हर बूंद पानी और हर चट्टानी संरचना में पृथ्वी का इतिहास लिखा हुआ है। ये इतिहास केवल वैज्ञानिकों के लिए ही नहीं, बल्कि हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें बताता है कि प्रकृति में हुए बदलाव ने किस प्रकार मानव सभ्यताओं को प्रभावित किया है। इस प्रकार मेघालयन एज गुफाएं न केवल भारत की, बल्कि पूरी दुनिया की अमूल्य धरोहर हैं। ये गुफाएं हमें अतीत से जोड़ती हैं, वर्तमान को समझने में मदद करती हैं और भविष्य के लिए चेतावनी भी देती हैं। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं आकर्षिता सिंह। तो नागालैंड और मेघालय की इस रोचक ऐतिहासिक धरोहर की यात्रा के बाद अब हम आपको लिए चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। बीते सोमवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। तो अरुणाचल प्रदेश की इन विभिन्न परियोजनाओं के बारे में हम इस विशेष रिपोर्ट में जानते हैं, जिसे हमें भेजा है हमारे संवाददाता राकेश डोले ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है और यह लक्ष्य तभी संभव है जब हर राज्य समान रूप से प्रगति करे। वे सोमवार को ईटानगर में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में कई अवसंरचना परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जिनमें 2 बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं भी शामिल है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र देश के बड़े विकास लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और ऊर्जा क्षेत्र इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। श्री मोदी ने बताया कि भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट बिजली गैर पारंपरिक स्रोतों जैसे सौर, पवन, जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में अरुणाचल प्रदेश भी देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है, वे राज्य को एक प्रमुख ऊर्जा उत्पादक के रूप में और मजबूत बनाएगी, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और विकास गतिविधियों के लिए सस्ती बिजली सुनिश्चित होगी। आज अरुणाचल प्रदेश को पावर, कनेक्टिविटी, टूरिज्म और हेल्थ सहित अनेक सेक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट मिले। ये बीजेपी की डबल इंजन सरकार के डबल बेनिफिट का बेहतरीन उदाहरण है। 2047 तक अपने देश को विकसित बनाने के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं और भारत तभी विकसित होगा जब देश का हर राज्य विकसित होगा।
नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधारों पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन सुधारों की सबसे बड़ी लाभार्थी महिलाएं होंगी। उन्होंने समझाया कि इन सुधारों से मासिक घरेलू खर्चे में कमी आएगी और बचत बढ़ेगी, क्योंकि कई आवश्यक वस्तुएं अब सस्ती हो गई हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 1291 करोड़ रुपए की 10 अन्य अवसंरचना परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी, जिनमें ईटानगर के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट भी शामिल है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, ईटानगर। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में आज भारत रत्न भूपेन हजारिका के गीतों से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात साझा की। उन्होंने कहा कि किस तरह से श्रीलंका में भूपेन हजारिका के गीतों का तमिल और सिंहली भाषा में अनुवाद किया जा रहा है और किस तरह से भारत की संस्कृति पूरे विश्व में अपनी पहचान बना रही है। उन्होंने भूपेन हजारिका के जन्म शताब्दी समारोह का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वे हाल ही में असम में इस समारोह में शामिल हुए थे। साथियों, अब मैं आपको 2 छोटी ऑडियो क्लिप सुना रहा हूं, इन पर ध्यान दीजिएगा। दयालु सित किंसितना मिनिहा कौरुंदो मसबंदे मिनिहा गन सुंदिने नैनु वेदो बिंद कुदुसितुवे दयालु सित किंसितना मिनिहा कौरुंदो मसबंदे मिनिहा गन सुंदिने। अब दूसरी क्लिप भी सुनिए। मनिदन मनिदन काइल्लये மற்றெதுதான் இங்கு கவலைப்படும் கருணையுள்ளத்தில் பரவிடவே அன்பு செய்வாய் நீ என் தோழா மனிதன் மனிதனுக்காயில்லையே மற்றெதுதான் இங்கு கவலைப்படும் கருணையுள்ளத்தில் பரவிடவே। साथियों, ये आवाज इस बात की साक्षी है कि कैसे भूपेन हजारिका जी के गीतों से दुनिया भर के अलग अलग देश आपस में जुड़ते हैं। दरअसल श्रीलंका में एक बेहद ही सराहनीय प्रयास हुआ है। इसमें भूपेन दा जी के प्रतिष्ठित गीत मनुहे मनुहार बाबे, इसका श्रीलंकाई कलाकारों ने सिंहली और तमिल में अनुवाद किया है। मैंने आपको इन्हीं का ऑडियो सुनाया है। कुछ दिनों पहले मुझे असम में उनके जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होने का सौभाग्य मिला था। यह वास्तव में एक बहुत ही यादगार कार्यक्रम रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में ही असम के मशहूर गायक जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि दी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। साथियों, असम आज जहां भूपेन हजारिका जी की जन्म शताब्दी मना रहा है, वहीं कुछ दिनों पहले एक दुखद समय भी आया है। जुबिन गर्ग जी के असामयिक निधन से लोग शोक में हैं। जुबिन गर्ग एक मशहूर गायक थे, जिन्होंने देश भर में अपनी पहचान बनाई। असम की संस्कृति से उनका बहुत गहरा लगाव था। जुबिन गर्ग हमारी यादों में हमेशा बने रहेंगे और उनका संगीत आने वाली पीढ़ियों को मंत्र मुग्ध करता रहेगा। जुबिन गार्ग आसिल अहोमोर हमोस कृतिर उज्ज्वल रत्नो जनोतार हृदय तेयो हृदय जियाय थाकिबो। अरुणाचल प्रदेश की मनोरम जीरो वैली में एक खास संगीत महोत्सव का आयोजन किया गया। ये महोत्सव है जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक और ये पूर्वोत्तर भारत का एक सबसे लोकप्रिय म्यूजिक फेस्टिवल है और इसमें पहली बार सिक्किम भागीदार राज्य के रूप में रहा। और इस महोत्सव ने किस तरह से सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के सांस्कृतिक आदान प्रदान को और मजबूत किया है, आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं। हमारे संवाददाता देरीराम दुलाल ने ये रिपोर्ट हमें भेजी है, आइए सुनते हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेमसिंह तामाङ ने शनिवार अरुणाचल प्रदेश के
मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री चोना मिन के साथ जीरो म्यूजिक फेस्टिवल में भाग लिया। लोकप्रिय आउटडोर इंडी म्यूजिक फेस्टिवल में पहली बार सिक्किम राज्य भागीदार बना है, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान और दोनों राज्य के संबंध मजबूत हुए हैं। सबसे पहले तो मैं अरुणाचल सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी और उनका सारे टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना व्यक्त करना चाहता हूँ और जीरो फेस्टिवल म्यूजिकल फेस्टिवल ऑर्गेनाइजिंग टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और ये मेरा पहली भ्रमण है जीरो फेस्टिवल, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही बता चुका है कि मेरा विजिट बहुत बार हो चुका है अरुणाचल प्रदेश, और मैं आज अरुणाचल प्रदेश में हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा फील हो रहा है मैं आई एम नॉट इन द अरुणाचल, आई एम इन द सिक्किम। मैं सिक्किम में हूँ, ताकि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का कहीं ट्रेडिशनल एक ही है, हमारा एक ही है। मैं पहला जब आया था, जब एयरपोर्ट में लैंड हुआ, उसके बाद मैं जब ईटानगर तरफ आया तो मैं अलग ही सोच रहा था, लेकिन जब यहाँ पर फील्ड में आया जो फेस्टिवल जहाँ यहाँ जो हो रहा है, तो मैं ऐसा सरप्राइज हो गया, ऐसा यूनिक फेस्टिवल म्यूजिकल फेस्टिवल कहीं भी नहीं होगा। तो ये यहाँ से हम लोग सीख कर जाना होगा। और इस बार तो अरुणाचल सरकार ने सिक्किम राज्य को पार्टनर बनाया, तो हम लोग का एक मौका है सीखने के लिए और हमारा कल्चर एक्सचेंज करने के लिए, हमारा ट्रेडिशनल एक्सचेंज करने के लिए एक मौका है। तो इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम मिल के काम करेंगे। और मैं आह्वान भी करना चाहता हूँ, अगर हमारा सिक्किम वासी कहीं भी अगर बाहर घूमने के लिए कोई इच्छा हो, उनका कोई योजना हो, तो बाहर मत जाए, अरुणाचल आए। और अरुणाचल के जितना भी कोई बाहर जाने के लिए सोच रहा है तो सिक्किम आए। बस हम लोग इसी तरह से एक्सचेंज करेंगे। जब आया तो सब क्या बोल रहा था, मेरे सिक्किम का जितना भी हमारा पार्टिसिपेंट टीम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है और हमारा डिपार्टमेंट का अफसर क्या है, नहीं सिक्किम में ऐसा करेंगे, हम लोग नवंबर में करेंगे। मतलब दे ऑलरेडी इम्प्रेस्ड बाय दिस जीरो फेस्टिवल। तो इस बार तो हम लोग करीब 200 हमारा टीम आया है, 200 नंबर है। तो इसमें बाइकर भी आया। मैंने पूछा उनको, तो आप लोग आज ही जाएंगे वापस? नहीं हम लोग नहीं जाएंगे वापस, हम लोग परसों जाएंगे, खत्म। मतलब ये बहुत यूनिक है और इको फ्रेंडली है और लोकल प्रोडक्ट को यूज किया है और वोकल फॉर लोकल यहाँ जहाँ भी है। तो इससे क्या होगा ना, हमारा जो इनकम यहाँ का लोकल इनकम बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। इसीलिए हम लोग एक अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम एक जैसा ही है हमारा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में भी इंटरनेशनल बॉर्डर है, इसीलिए हमारा भावना भी एक होना चाहिए। हम नॉर्थ ईस्ट का सब स्टेट एक होके आगे बढ़ना चाहिए, यही मैं बताना चाहता हूँ। और विशेष जितना भी हमारा पार्टिसिपेंट्स आए हुए मैं अभी देख रहा हूँ, सब खुश है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामाङ ने अरुणाचल को सफल आयोजन के लिए बधाई दी और दोनों राज्यों के बीच सांस्कृतिक एवं पर्यटन आदान प्रदान का प्रस्ताव रखा। उन्होंने सिक्किम से आए प्रतिनिधियों को फेस्टिवल से सीखने और वोकल फॉर लोकल पहल को आगे बढ़ाने पर बल दिया। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, जो ट्राइब है जीरो के जो निवासी है उनके ओर से स्पेशल थैंक्स, क्योंकि इस बार का जो जीरो फेस्टिवल के साथ में सिक्किम सरकार जुड़ के यहाँ पे सिक्किम का स्टॉल भी यहाँ पे उन्होंने लगाया हुआ है। और इस बार क्योंकि सिक्किम का जो स्टेटहुड है वो 50 इयर्स मना रहे हैं, तो उसका क्षेत्र में भी मैं अपनी ओर से पूरे अरुणाचल के जनता की ओर से सिक्किम का सीएम साहब और पूरे सिक्किम का जनता को भी बेस्ट विशेष में कन्वे करता हूँ। बहुत अच्छा अवसर भी है क्योंकि आज वर्ल्ड टूरिज्म डे भी है, तो आज इस वर्ल्ड टूरिज्म डे में सिक्किम और अरुणाचल का एक साथ मिलन होना, दैट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग फॉर द टूरिज्म इंडस्ट्री। और जब भी मैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में बोलता हूँ तो सबसे पहले सिक्किम का ख्याल आता है, क्योंकि सिक्किम इज डूइंग सो वेल। अभी अरुणाचल भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है टूरिज्म क्षेत्र को लेके। जैसे आज सीएम साहब का यहाँ में लैंड हुआ तो हम लोग डिस्कस कर रहा था कि टूरिज्म का क्षेत्र में हो या अपने यहाँ पे ट्राइबल का जो कल्चरल एक्सचेंज है उसको भी हम लोग आने वाला दिनों में आगे बढ़ाएंगे। जैसे इस प्रकार से हमारा जो ZFM जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक में सिक्किम का यहाँ पार्टिसिपेशन हुआ, सिक्किम का भी कुछ बड़ा इवेंट में फिर हमारा अरुणाचल के ट्राइब्स लोग भी वहाँ पे जाके पार्टिसिपेशन करेंगे। सो इस प्रकार से हम लोग दोनों स्टेट्स को टूरिज्म का क्षेत्र में भी हो और कल्चरल एक्सचेंज के क्षेत्र में भी हो, हम लोग आगे लेके जाएंगे। प्रतिनिधि मंडल ने स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनियां, आर्ट इंस्टॉलेशन, कार्यशालाओं और लाइव संगीत प्रस्तुतियों का अवलोकन किया। सद्भावना के प्रतीक स्वरूप दोनों मुख्यमंत्रियों ने एक दूसरे को फूल और स्मृति चिन्ह भेंट किए। आकाशवाणी पूर्वोत्तर डायरी के लिए गांतोक से मैं टीलीराम दुलाल। श्रोताओं, आप अपने घरों में सुगंध के लिए या पूजा या किसी कर्मकांड में धूप या अगरबत्ती का इस्तेमाल तो जरूर करते होंगे। तो धूप और अगरबत्ती में जो महक या सुगंध होती है उसमें अगरवुड का इस्तेमाल होता है। इस बात से आप सभी परिचित होंगे ही। तो ये अगरवुड बनता कैसे है और
इस अगरवुड के उत्पादन से किस तरह से किसान लाभान्वित होते हैं, एक विशेष रिपोर्ट आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कि किस तरह पूर्वोत्तर भारत के पास इस अगरवुड का खजाना है और आज के समय में कैसे पूर्वोत्तर भारत के किसान अगरवुड को अपनी आजीविका का एक महत्वपूर्ण माध्यम बना रहे हैं। तो आइए ये खास रिपोर्ट सुनते हैं। पूर्वोत्तर भारत की हरी भरी धरती में कई प्राकृतिक उपहार छिपे हैं, जिनमें से एक है अगरवुड, जिसे ओउद भी कहा जाता है। ये एक विशेष प्रकार की सुगंधित लकड़ी है जो एक्विलारिया मल्केंसिस नामक पेड़ में खास परिस्थिति में बनती है। जब इस पेड़ के तने या शाखाओं में हल्की चोट या संक्रमण होता है तो उसकी रक्षा के लिए पेड़ के भीतर से एक गाढ़ा काला भूरा रेजिन बनने लगता है। यही रेजिन अगरवुड कहलाता है, जिससे महकदार तेल, अगरबत्ती, बखोर और धूप जैसे मूल्यवान उत्पाद बनते हैं। इसकी सुगंध इतनी खास और गहरी होती है कि इसे दुनिया के कई देशों में बहुत ऊंचे दाम पर खरीदा जाता है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के आर्द्र तथा नम जलवायु वाले इलाके अगरवुड की खेती के लिए बेहद उपयुक्त हैं। यहाँ की मिट्टी और मौसम इस पेड़ को पनपने में मदद करते हैं। परंपरागत रूप से असम में अगरवुड को नकदी फसल माना जाता रहा है। बहुत से किसान अपने खेतों, घरों के बागीचों या चाय बागानों के किनारों पर इसे लगाते हैं। इसकी खासियत यह है कि एक बार पेड़ तैयार हो जाने पर लगभग 7 से 10 साल में अगर इसमें रेजिन विकसित हो जाए तो ये किसान के लिए अच्छी खासी आमदनी का साधन बन जाता है। लेकिन अगरवुड की खासियत ही इसकी मुश्किल भी है। इसकी मांग इतनी ज्यादा है कि कभी कभी जंगलों में पेड़ों की अवैध कटाई शुरू हो जाती है। यही कारण है कि इसे बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर नियम बनाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत इसका व्यापार केवल अनुमति और प्रमाणन के साथ ही किया जा सकता है। भारत में भी अब ये जरूरी है कि जो अगरवुड बाजार में बेचा या निर्यात किया जाए वो पंजीकृत और कानूनी रूप से उगाए गए पेड़ों से ही हो। इसलिए अब जोर बागानों और खेती से उत्पादन पर दिया जा रहा है ताकि जंगल के प्राकृतिक पेड़ सुरक्षित रहें और किसानों को भी लाभ मिले। असम सरकार ने 2020 में अगरवुड को बढ़ावा देने के लिए विशेष नीति बनाई। इसमें खेती, कटाई, प्रसंस्करण, परिवहन और बिक्री की प्रक्रिया को आसान किया गया। पंजीकरण के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई और किसानों को समूह बनाकर प्रसंस्करण इकाइयां लगाने की सुविधा दी गई। इसी तरह से त्रिपुरा में 2021 में राज्य नीति बनी, जिसने छोटे किसानों और उद्यमियों को आसान लाइसेंस, तकनीकी प्रशिक्षण और बाजार तक पहुंच दिलाने में मदद की। पहले अगरवुड के पेड़ को काटने, परिवहन और बेचने के लिए बहुत सख्त अनुमति लेनी पड़ती थी, चाहे वो खेत या बागीचे में ही क्यों न उगा हो। इसका कारण था कि अगरवुड को वन विभाग की सूची में संरक्षित पेड़ माना जाता था और इसकी कटाई केवल विशेष परिस्थितियों में ही संभव थी। इससे खेती करने वाले किसानों को अपना उत्पाद बेचने में हर बार कठिनाई होती थी और अवैध कटाई का खतरा भी बना रहता था। लेकिन हाल में सरकार ने ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट नियमों में संशोधन करके एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत गैर वन भूमि यानी खेत, बागीचे या निजी जमीन पर लगाए गए पंजीकृत अगरवुड पेड़ों की कटाई और परिवहन की अनुमति प्रक्रिया को बहुत आसान कर दिया गया है। अब किसान अपने पंजीकृत बागान से अगरवुड की लकड़ी और तेल वैध तरीके से बाजार में बेच सकते हैं और इसके लिए अनुमति लेने की जरूरत नहीं रहती। इस बदलाव का असर ये हुआ है कि जैसे बांस को घास का दर्जा देने के बाद उसकी खेती और व्यापार में तेजी आई थी, वैसे ही अब अगरवुड के मामले में भी किसानों का उत्साह बढ़ा है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए निखिल कुमार। श्रोताओं, आज का पूर्वोत्तर डायरी का अंक अब यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का अंक हर बार की तरह रुचिकर लगा होगा और इस संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए। आप हमारी ईमेल आईडी का पता नोट करें, airnsdtalks@gmail.com। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर भी प्रतिक्रिया के लिए नोट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044 9289094044। हम अगले रविवार शाम 5:30 बजे आपके साथ पूर्वोत्तर डायरी का एक नया अंक लेकर फिर उपस्थित होंगे। आज के कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति। प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी। पूर्वोत्तर डायरी।